अब बात नहीं करोगे, जल्दी से बता दो कहाँ तक करा दिया था कल। ठीक है, लास्ट क्लास में तो यहीं से स्टार्ट कर देंगे, जल्दी बताओ। अरे लास्ट सैटरडे को तो आई नहीं, सैटरडे को तो आई होगी, कल तो संडे था, कल क्लास थोड़ी चली। आधुनिक भारत, आधुनिक भारत में लास्ट में कहाँ तक करा दिया था ये बता दो। अच्छा, सबसे दक्षिण का कोने पर जा रहे ऊंचा। अच्छा, केप ऑफ गुड होप। हाँ, अच्छा, यहाँ तक करा दिया था। जी सर। बार्थोलोमी डियाज पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जिसे भारत की खोज के लिए नियुक्त किया गया। आसान नाम दिया, लेकिन वो मार्ग भटक गया रास्ते में और कहाँ पहुँच गया? अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणी कोने पर पहुँच गया और उसने किसकी खोज कर दी? केप ऑफ गुड होप की खोज कर दी, जिसे आशा अंतरिक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आशा अंतरिक्ष द्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यानी कि बार्थोलोमी डियाज में भारत और यूरोप के मध्य जलीय मार्ग की खोज में असफल हो गया। क्यों? अब देखो, दूसरा एक और पुर्तगाली नाविक नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम होगा वास्को डी गामा। कौन? क्या नाम होगा? वास्को डी गामा। अब देखो, वास्को डी गामा को नियुक्त किया जाएगा और ये पुर्तगाल सरकार के द्वारा इसे नियुक्त किया जाएगा। पुर्तगाल सरकार के द्वारा, यानी कि ये जॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में भारत आएगा। किसके प्रतिनिधि के रूप में? जॉन हेनरी, वहां के शासक थे ये उस समय पुर्तगाल के। जॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में वास्को डी गामा को ये दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था। कौन सा था? दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति था। इसे भारत और यूरोप के मध्य नए जलीय मार्ग की खोज के लिए नियुक्त किया गया। समझ गए? अब देखो, ये 1497 में वास्को डी गामा रवाना होगा। कहाँ से? 1497 में ये पुर्तगाल से रवाना होगा। कहाँ से रवाना होगा? पुर्तगाल से रवाना होगा। ठीक है, रवाना हुआ 1497 में पुर्तगाल से ये रवाना होगा और ये 1498 में भारत आ जाएगा। कब आएगा? 1498 में भारत आएगा और भारत में भी सबसे पहले कहाँ पर पहुंचेगा? तो जो केरल था, केरल में एक जगह है कोचीन। क्या है? कोचीन में एक बंदर, कोचीन में कालीकट नामक स्थान है। कौन सा स्थान है? कालीकट। और कालीकट का एक बंदरगाह है जिसका नाम है कप्पक डाबू। यहाँ पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से भारत और यूरोप के मध्य एक नए जलीय मार्ग की खोज करने में सफल हो जाएगा। कौन? वास्को डी गामा। कौन सफल होगा? वास्को डी गामा 1497 में पुर्तगाल से रवाना हुआ और 1498 में भारत आ गया। ठीक है, 1498 में जब ये भारत आया तो सबसे पहले केरल के कोचीन में कालीकट नामक स्थान पर एक बंदरगाह है जिसका नाम है कप्पक डाबू। क्या नाम है? कप्पक डाबू बंदरगाह। सबसे पहले यहाँ पर पहुंचेगा ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ये जो कोचीन का जो राजा होगा उसका नाम था जमोरियन। क्या नाम था? जमोरियन। आ जाओ, जल्दी आया। कोचीन का राजा कौन था? जमोरियन क्या करेगा? ये इसका स्वागत करेगा। किसका? वास्को डी गामा का स्वागत करेगा। समझ गए? वास्को डी गामा का स्वागत किया किसने? जमोरियन ने, कोचीन में। ठीक है, उसके बाद हुआ क्या? जैसे ये कोचीन पहुंच गया तो इसने कहा कि अब मुझे भारत घूमना है। ठीक है, इसने कहा कि मुझे भारत घूमना है। तो भारत घूमने के लिए क्या किया गया? ये जो वास्को डी गामा था इसके पथ प्रदर्शक के रूप में एक व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मनीक। क्या नाम था? अब्दुल मनीक। तो अब्दुल मनीक को नियुक्त किया गया।
और अब्दुल मलिक ने क्या किया, इसे घुमाया भारत, ठीक है, कोचीन घुमाया। और देखो ध्यान दो, ये जो वास्को डी गामा था ये भारत कुल 3 बार आया। कितनी बार आया? 3 बार आया। सबसे पहले तो देखो 1498 में आ गया। कब आ गया? 1498 में। दूसरी बार फिर भारत आएगा 1502 में। फिर तीसरी बार 1524 में फिर से भारत आएगा। 1524 में कोचीन में ही क्या होगा? कोचीन में ही वास्को डी गामा की हो जाएगी मृत्यु, समझ गए? और यही कोचीन में इसे दफनाया जाएगा। दफनाया गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, वास्को डी गामा की जो कब्र है वो कोचीन में बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है? कोचीन में। समझ आ गया? तो ऐसे करके देखो, ये वास्को डी गामा भारत और यूरोप के मध्य एक नए जलीय मार्ग की खोज करने में सफल हो जाएगा। चलो देखो आप, सही है, बोले कुछ कोई हेडिंग नहीं, जहां से छोड़ा था लास्ट में वहीं से नई लाइन से लिखना स्टार्ट करोगे, ठीक है? बोल रहा हूं मैं, चलो देखो। दूसरे व्यापारी के रूप में आधुनिक भारत स्टार्ट किया है, ठीक है? आधुनिक भारत, विदेशी कंपनियों का आगमन, ये वाला चैप्टर चल रहा है। अरे ये नया ही है, अभी स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट करो। दूसरे व्यापारी के रूप में पुर्तगाल सरकार ने पुर्तगाल सरकार के द्वारा दूसरे व्यापारी के रूप में पुर्तगाल सरकार के द्वारा वास्को डी गामा को नियुक्त किया गया। वास्को डी गामा को नियुक्त किया गया। वास्को डी गामा को नियुक्त किया गया, जो जॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में, जो जॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में, जो जॉन हेनरी के प्रतिनिधि के रूप में 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से रवाना हुआ। 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से रवाना हुआ। 1497 1497 ईस्वी में पुर्तगाल से रवाना हुआ और 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में केरल के कोचीन के 1498 ईस्वी में केरल के कोचीन के कालीकट में, केरल के कोचीन के कालीकट में कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा। ये लिखा हुआ है कालीकट में कप्पट, हाँ ये लिखा हुआ कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा। कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा। कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा। कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा। बंदरगाह पोर्ट के लिए क्या बोलते हैं? पोर्ट, पानी वाले जहाज जहां खड़े होते हैं। ठीक है, चलो लिख लिया। कप्पक डाबू बंदरगाह पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत हिंदू राजा जमोरियन के द्वारा किया गया। यहाँ इसका स्वागत हिंदू राजा जमोरियन के द्वारा किया गया। ये लिखा हुआ है देखो, हिंदू राजा जमोरियन के द्वारा किया गया। यहाँ इसका स्वागत हिंदू राजा जमोरियन के द्वारा किया गया। ये नाम लिखा हुआ है, जमोरियन के द्वारा किया गया। तथा इसके पथ प्रदर्शक के रूप में
तथा इसके पथ प्रदर्शक के रूप में तथा इसके पथ प्रदर्शक के रूप में एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक को नियुक्त किया गया। सामने लिखा हुआ है ना, एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक को नियुक्त किया गया पथ प्रदर्शक के रूप में। एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक को नियुक्त किया गया। अब्दुल मनीक को नियुक्त किया गया। अब्दुल मनीक को नियुक्त किया गया। लिख लिया। अब ध्यान दो, देखो ये जो वास्को डी गामा था, वास्को डी गामा मैंने बताया कितनी बार भारत आया। अब्दुल मनीक ने इसे भारत घुमाया। किसने घुमाया? भारत घुमाया। भारत घूमने के बाद ये फिर से आके जमोरियन से मिला और इसने भारत की बहुत प्रशंसा की। समझ गए? भारत को के लोगों को इसने बहुत अच्छा बताया। भारत की जो मतलब जितने भी स्थान देखे उन्हें बहुत अच्छा बताया इसने। ठीक है। उसके बाद राजा जमोरियन इससे खुश हो गया। उसने बताया जमोरियन को कि हम यहाँ पर उद्देश्य से आए, व्यापार के उद्देश्य से। किस उद्देश्य से आए हैं? हम यहाँ भारत और यूरोप के मध्य एक नए जलीय मार्ग की खोज करके आए हैं और डायरेक्ट यूरोप से भारत का व्यापार होगा। तो जो अरबी व्यापार कर रहे हैं उसमें बिचौलियापन समाप्त होगा। तुम्हारे यहाँ से भी सामान अच्छे दामों में लेकर जाएंगे। ठीक है। तो इससे जमोरियन भी प्रसन्न हो गया। जमोरियन ने क्या किया, इसे कई जहाज मसाले उपहार में दिए। बोला कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। ठीक है। फिर ये उन मसालों को लेकर यूरोप पहुंचा और इसने वहां पर वो मसाले बेचे तो 60 गुना अधिक लाभ कमाया। 60 गुना अधिक लाभ कमाया। मैंने बताया था कि ये जो वास्को डी गामा था ये कुल कितनी बार भारत आया? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। सबसे पहले 1498 में, फिर 1502 में, उसके बाद फिर 1524 में भारत आया। 1524 में भारत आया तो कोचीन में ही इसकी मृत्यु हो गई। कोचीन में ही मृत्यु हो गई और इसे कोचीन में ही दफना दिया गया। ठीक है। तो पूछा जाएगा वास्को डी गामा की कब्र कहाँ स्थित है? तो कोचीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोचीन में। कहीं सोचो कि पुर्तगाल में होगी। कहाँ होगी? पुर्तगाल में नहीं, कोचीन में ही मृत्यु हुई, यही दफना दिया गया इसे। ठीक है। चलो आप लिखो। कहाँ तक लिख दिया था? 16:6। इसके पथ प्रदर्शक के रूप में गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीक को नियुक्त किया गया। इतना लिख लिया था। लिखो उसके अगले से सर। इस प्रकार भारत और पुर्तगाल के बीच, इस प्रकार भारत और पुर्तगाल के बीच, भारत और पुर्तगाल के बीच वास्को डी गामा के द्वारा एक नए जलीय मार्ग की खोज कर दी गई। एक नए जलीय मार्ग की खोज कर दी गई। एक नए जलीय मार्ग की खोज कर दी गई। नए जलीय मार्ग की खोज कर दी गई। नए जलीय मार्ग की खोज कर दी गई। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत आया था। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत आया था। पहला पुर्तगाली व्यक्ति था जो भारत आया था। भारत आया था। भारत से लौटते समय राजा जमोरियन ने, भारत से लौटते समय राजा जमोरियन ने इसे कई जहाज मसाले उपहार में दिए। इसे कई जहाज मसाले उपहार में दिए। कई जहाज मसाले उपहार में दिए। इन पर इसने 60 गुना अधिक लाभ अर्जित किया। इन पर इसने 60 गुना अधिक लाभ अर्जित किया। इन पर इसने 60 गुना अधिक लाभ अर्जित किया।
लिखो नई लाइन से, वास्को डी गामा कुल 3 बार भारत आया। वास्को डी गामा कुल 3 बार, केवल इतना लिखना, वास्को डी गामा कुल 3 बार 1498, 1502। वास्को डी गामा कुल 3 बार 1498, 1502 और 1524 ईस्वी में भारत आया। ये बोला था देखो, वास्को डी गामा कुल 3 बार 1498, 1502 और 1524 में भारत आया। 1524 में नई लाइन से गिरा, 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई। 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई और इसे यहीं दफनाया गया। 1524 में कोचीन में इसकी मृत्यु हो गई और इसे यहीं दफनाया गया, यहीं दफनाया गया, यहीं दफनाया गया। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन एक और आएगा पेपर में, यहाँ से पूछा जाएगा, जो पुर्तगाल थे, पुर्तगाली लोग जो भारत आए थे, इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली थी? तो इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी 1503 ईस्वी में कालीकट में, कोचीन के कालीकट में, कोचीन के कालीकट में। देखो, पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी, देखो, पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी, पुर्तगालियों के द्वारा अपनी पहली व्यापारिक कोठी 1503 ईस्वी में कोचीन के कालीकट में खोली गई, कोचीन के कालीकट में खोली गई। कोचीन के कोचीन के कालीकट में खोली गई, कोचीन के कालीकट में खोली गई। कालीकट सर जी, ये जो एक तरीके से प्रदेश टाइप का है, मतलब क्या चीज? कालीकट वो होगा शहर अरे कालीकट बंदरगाह है, कोचीन समुद्र के किनारे है ना, वहाँ पर कालीकट बंदरगाह है। कालीकट एक स्थान है, वहाँ पर बंदरगाह है। हाँ, कोचीन मेन है, लेकिन कोचीन में ही कालीकट एक स्थान है, वहाँ पर बंदरगाह है, पोर्ट है। केरल में है। हाँ, कोचीन केरल में है, कालीकट भी केरल में है। ठीक है, मालाबार तट को बोला जाता है। अरे केरल को, ये कोचीन, कालीकट, ये सबसे मिलके मालाबार तट बनता है। बनता नहीं बनता है? नहीं सुना मालाबार तट? मैं भी तो पूछ रहा हूँ। ये कोचिंग उम्र पढ़ा था, माय मदर एट 66 में, तो हम सोचे थे पता भी हो सकता है कहीं विदेश में कोचिंग। कोचीन केरल में है। ठीक है, चलो अगला हेडिंग डाल दो। अब देखो, भारत, ये अंग्रेज व्यापारी, मतलब ये पुर्तगाल सबसे पहले, हाँ देखो ध्यान दो, एक बात और बता दूं, देखो पुर्तगाल के लोग भारत में सबसे पहले आए, विदेशी कंपनियों के मतलब क्रम में सबसे पहले पुर्तगाल के लोग भारत आए और सबसे बाद में पुर्तगाल के ही लोग गए हैं। ठीक है भाई, 1498 में पुर्तगाल, वास्को डी गामा आया था भारत। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत पर शासन किया लंबे समय तक, कई क्षेत्रों पर अधिकार रहा इनका। जैसे गोवा था, गोवा पे लगभग, गोवा को 1961 में आजाद कराया गया पुर्तगाल से। यानी कि देखो, सबसे पहले पुर्तगाल ही भारत आया और सबसे बाद में पुर्तगाल ही गया, 1961 में वापस गया। 1961 में देखो क्या हुआ था, ध्यान दो, इधर बता दे रहा हूँ यहीं पे। 1961 में ये जो गोवा था, गोवा, तो गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा था। किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का अधिकार था। 1961 में भारत के द्वारा क्या किया गया, गोवा को आजाद कराने के लिए बताओ कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन कौन सा चलाया गया, जल्दी बताओ। ऑपरेशन विजय। कौन सा? ऑपरेशन विजय कई बार पेपर में आ चुका है। गोवा को आजाद कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ठीक है, 1961 में क्या किया गया, ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों से आजाद कराया गया। किससे आजाद कराया गया? पुर्तगालियों से आजाद कराया गया और गोवा को भारत का सहराज्य बना दिया गया। बाद में 1987 में 25वां संविधान संशोधन हुआ और उससे गोवा भारत का पूर्ण राज्य बन गया। यानी कि 1961 तक गोवा किसका उपनिवेश रहा?
किसका उपनिवेश रहा? पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा। किसका उपनिवेश रहा? पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा। पुर्तगालियों का उपनिवेश रहा। ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में गए, सबसे बाद में विदेशी कंपनियों के क्रम में। ठीक है, तो लिख लो, ये पॉइंट भी यहीं पे नोट करके लिखो। बोले, लिखो, विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम में, विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम में, विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम में पुर्तगाल सबसे पहले भारत आया। पुर्तगाल सबसे पहले भारत आया और यही सबसे बाद में भारत से गया। और यही पुर्तगाल सबसे पहले भारत आया और यही सबसे बाद में भारत से गया। और यही सबसे बाद में भारत से गया। 1961 तक गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा। देखो, 1961 तक गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा। 1961 तक गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा। 1961 में भारत के द्वारा, देखो 1961 तक गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा। ये सामने लिखा हुआ है, देखो, गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा। 1961 में भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय के माध्यम से, देखो 1961, क्या कहाँ पे छूट गया बताओ, जल्दी बोलो, शांत को बैठो। 1961 तक गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा। इधर ध्यान देके लिखो ना, 1961 तक गोवा पुर्तगाल का उपनिवेश बना रहा। कितना लिख लिया? 1961 में भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर, हाँ 1961 में भारत के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया गया। 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर, लिखो 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया गया और भारत का सहराज घोषित कर दिया गया। गोवा को पुर्तगाल से आजाद कराया गया और इसे भारत का सहराज घोषित कर दिया गया। भारत का सहराज घोषित कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दो, इधर देखो, मैंने बताया कि 1987 में क्या हुआ? 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 25वां संविधान संशोधन था। ठीक है, लिखो नई लाइन से, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा, 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 ईस्वी में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक, तो ऑपरेशन विजय से गोवा को, ठीक है, हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही से भारत में सम्मिलित किया गया। हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही से। ऑपरेशन पोलो कौन सा था? और जूनागढ़ को जनमत संग्रह से सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से भारत में सम्मिलित किया गया। ठीक है, ये पेपर में आते हैं, याद रखना। ये जनमत संग्रह वाला तो अभी जो पुलिस का पेपर हुआ उसमें आया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल वाला, देख लेना पेपर उठा के। पुलिस का जो सिपाही वाला पेपर हुआ था उसमें आया हुआ ये पेपर उठा के देखिए। हाँ, पुलिस के यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी सर्च कर लो, कम प्लेटफॉर्म है, कहीं से भी मिल जाएगा। सभी जगह इनके पास नेट नहीं है। क्या चीज? रिचार्ज नहीं है। तो फिर बताओ क्या किया जाए उसके लिए?
चलो अगला हेड ना दो, डच। डच, दूसरे क्रम पे सबसे पहले तो भारत में पुर्तगाल आया, डच, अब दूसरे नंबर पे भारत में आने वाली विदेशी कंपनी डच थी। कौन थी? डच। और डच कहां से आएंगे बताओ? तो डच आएंगे नीदरलैंड से। कहां से आएंगे? नीदरलैंड। और नीदरलैंड देश का ही दूसरा नाम हॉलैंड है। क्या है? हॉलैंड। राजधानी कौन बताएगा? राजधानी बताओ, कौन बताएगा? नीदरलैंड या हॉलैंड की राजधानी? आ से है, एम्स्टर्डम है। क्या है? एम्स्टर्डम है नीदरलैंड की राजधानी। ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड एक ही देश का नाम है, दो नाम है, याद रखना। यहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। ठीक है, हॉलैंड या नीदरलैंड की राजधानी डच क्या है? एम्स्टर्डम है। ठीक है, एम्स्टर्डम है। ठीक है, अब ध्यान दोगे इधर, समझो। देखो ये जो डच थे, डचों का पहला व्यापारिक जो जत्था था वो भारत आया था। एक डच व्यक्ति था, एक डच महिला थी जिसका नाम था कॉर्नेलिया। क्या नाम था? कॉर्नेलिया। कॉर्नेलिया के नेतृत्व में डचों का पहला जत्था भारत आया था। ठीक है, हालांकि बात बंद करो, इधर ध्यान दे लो, मैं फिर ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। क्या हुआ? ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, लिखवा दूंगा फिर। तो देखो जो डच थे, जत्था आ गया, डचों का पहला व्यापारिक जत्था कॉर्नेलिया के नेतृत्व में भारत आया था। ठीक है, 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कुटी स्थापित की। ठीक है, यानी कि आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में आई है। अरे विशाखापट्टनम पश्चिम बंगाल में है, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सही है। चलो आप इधर ध्यान दो, बात बंद करो। तो ये पहला व्यापारिक जत्था आ गया, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने अभी तक भारत में जो भी आ रहे हैं वो सब मसालों के लिए आ रहे हैं। डचों ने क्या किया? डचों ने भारत में मसाले का व्यापार नहीं किया। डच होशियार थे, उन्होंने सोचा अगर हम मसालों का व्यापार करेंगे तो मसालों के व्यापार में प्रतिस्पर्धा होगी, बैट लग जाएगी। यहाँ पे सबके अनुसार व्यापार होगा, फिर महंगा महंगा खरीदेंगे लोग, व्यापार में प्रतिस्पर्धा आ जाएगी। ठीक है, तो डचों ने सोचा कि हम यहाँ पर क्या करेंगे? मसाले का व्यापार ना करके कपड़े का व्यापार करेंगे। किसका व्यापार करेंगे? तो भारत में आने वाली एकमात्र डच ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में मसालों का व्यापार ना करके कपड़ों का व्यापार किया, और कपड़ों के व्यापार में सबसे अधिक लाभ अर्जित किया। जितने भी 6 कंपनियां भारत आई विदेशी, 6 में सबसे ज्यादा लाभ अर्जित करने वाली अगर कोई कंपनी थी वो डच कंपनी थी। डचों ने भारत में मसाले का व्यापार नहीं किया, इसके बजाय कपड़े का व्यापार किया और सबसे अधिक लाभ अर्जित किया। लेकिन डचों ने अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र भारत को नहीं बनाया, इन्होंने मुख्य व्यापारिक केंद्र किसे बनाया? इंडोनेशिया को बनाया। किसे बनाया? इंडोनेशिया को बनाया। समझ गए? बाद में देखो डच भारत में व्यापार कर रहे हैं। 1739 की बात है, 1739 में क्या हुआ? क्या हुआ? प्रमुख व्यापार, रेशम से कपड़ा बनता है यार। मसाले का नाम मात्र के लिए क्या था? उद्देश्य केवल कपड़े का व्यापार करना था। ठीक है, कब थे डच? 1605 आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कुटी स्थापित की। क्या बता रहा? अरे हर जरूरत की चीजें तो सब चीज ले जाएंगे, लेकिन प्रमुख व्यापार कपड़े का ही किया था। ठीक है, क्वेश्चन कपड़े से ही आएगा पेपर में, उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, ऐसे तो यार जब यहाँ आ रहे हैं तो जरूरत की जो भी चीजें होंगी वो खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे? अफीम की कौन सी जरूरत है? अफीम देखो मैं बताऊं, अफीम बीमारियों के इलाज में भी काम आती है। ठीक है, बहुत रोगों को खत्म करने के लिए ये दवाओं में मिलाई जाती है। हाँ तो बता तो रहा हूँ भाई, अफीम का यूज वैसे नशे में लोग कर लेते हैं, लेकिन इसका यूज दवाइयों में किया जाता है अधिकतर। गंभीर बीमारियों के लिए जो दवाइयां बनती, इलाज होता है, उसमें अफीम का यूज किया जाता है। समझ गए? समझ गए? लेकिन भारत में अफीम की खेती बैन है, ऐसे नहीं कर सकते, उसके लिए लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। समझ गए? तब कर सकते हो। लाइसेंस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तुम देख लेना। फिलहाल जो भी हो
फिलहाल भारत में ऐसे अफीम की खेती नहीं होती। अफीम की खेती केवल दवाओं के उद्देश्य से की जाती है। उतनी ही अफीम पैदा की जाती है जितनी दवाओं में यूज होती है। ठीक है, अफीम बहुत महंगी है। वो तो भागने वाला सर जी, वो एक नशा बनता है, उससे खसखस बनती है जो उसमें वो अफीम से ही निकलती है, अफीम से ही निकलती है। उसका दूध भी सर जी काम में लेते हैं लोग। अरे बहुत कीमती पौधा होता है अफीम का, लेकिन उसका गलत यूज करते हैं लोग, इसलिए वो बैन है। लाइसेंस बनवा कर ही उसकी खेती कर सकते हो तुम। ठीक है, फिलहाल तुम अब समझ लो, उसके बाद अगले लिखवा रहा हूँ। फालतू में ज्यादा मत बोलो, इधर ध्यान दे लो, नहीं टाइम बर्बाद हो रहा है। 5-6 क्लास बची है, 5-6 क्लास बची है, तुम बोल के टाइम बर्बाद कर दोगे तो फिर होगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है सर जी, कौन बोल रहे हैं? जो बोल रहे टेप लगवा दीजिए। देखो ध्यान दो, अब हुआ क्या समझो। 1739 ईस्वी में क्या हुआ था? डचों और अंग्रेजों के बीच में बेदरा का युद्ध हुआ। कौन सा युद्ध हुआ? बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। अंग्रेजों को पराजित करने के बाद डचों और अंग्रेजों के बीच आंग्ल डच संधि हुई 1814 में। सही है, 1814 में आंग्ल डच संधि के तहत क्या हुआ? भारत और इंडोनेशिया के व्यापार में अदला बदली कर ली। अंग्रेजों ने कहा, क्योंकि अंग्रेज इंडोनेशिया में भी व्यापार कर रहे थे, भारत में भी, तो अंग्रेजों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए इंडोनेशिया छोड़ देंगे, तुम इंडोनेशिया में व्यापार करो और तुम भारत छोड़ दो। तो ऐसे करके डचों में और अंग्रेजों में व्यापार में अदला बदली हो गई। डच इंडोनेशिया चले गए और अंग्रेज भारत में रह गए सारे बेदरा के युद्ध में। उसके बाद 1814 में आंग्ल डच संधि होती है। कौन सी संधि? आंग्ल डच। तो 1605 याद रखना, 1739 याद रखना, 1814 याद रखना। दूसरी आंग्ल डच संधि होगी 1824 में। ठीक है, हालांकि उसके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इतना ही लिखो। बोले चलो लिखो जरूर। देखो ये हेडिंग डाल दो, ये वाली, और डैश करके लिखना स्टार्ट करो। विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम में, ये इन बच्चों को बुला लो, मेरी फोटो क्लिक कर लेंगे। विदेशी और देख लो तो एक और मिल जाए तो। विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम में, 1 मिनट तुम्हारा हो नहीं पाता, पता नहीं क्या करते हो, कॉपी रख देते हो क्या बैग में? देखो, विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम में, विदेशी कंपनियों के आगमन के क्रम में भारत आने वाले दूसरे व्यापारी, भारत आने वाले दूसरे व्यापारी, भारत आने वाले दूसरे व्यापारी हॉलैंड या नीदरलैंड के, हॉलैंड या नीदरलैंड के डच थे। हॉलैंड या नीदरलैंड के डच थे। बेटा आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, कुछ लोग इधर बैठ जाओ, कुछ उधर बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, इधर बेटा बैठो। हॉलैंड या नीदरलैंड के डच थे। तुम बेटा वहां बैठ जाओ पीछे। हॉलैंड या नीदरलैंड के डच थे, डच थे, लिख लिया। डच थे। भारत आने वाला पहला डच व्यापारी जत्था, भारत आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी जत्था, डच जत्था अंग्रेजी, सॉरी, भारत आने वाला पहला डच व्यापारी जत्था, भारत आने वाला पहला डच व्यापारी जत्था। हाँ, जत्था बोले तो कार्नेलियस डी हाउटमैन, डी हाउटमैन के नेतृत्व में, डी हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया। ये नाम लिखा हुआ सामने हो, कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया और इन्होंने, कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया और इन्होंने 1605 ईस्वी में, ये ले लो, और इन्होंने रजिस्टर दे दो लोगों, रजिस्टर, और इन्होंने 1605 ईस्वी में
तुम कैसे घूम रहे हैं यहाँ? अरे यही पढ़ते हो? मेरा यही पढ़ते हो तुम? हाँ अच्छा चलो, इन्हें तो हम पढ़ा के देंगे। जाओ बैठो, तुम कहाँ बैठ जाओ बच्चे? अरे ये ले लो अर्पित, ये लो फोटो क्लिक करो। अरे कहाँ जा? अरे बैठो यार एक मिनट अगले आ जाओ, अगले ये तुम दोनों लोग अगले आओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, ये बैग हटा दो। तुम वहीं बैठे रहो, तुम सही हो, तुम वहीं बैठे रहो, तुम वहीं बैठे, दो लोग यहाँ बैठे, वहाँ बैठ जाओ, वहीं यहीं बैठ जाओ। चलो कर लो, क्लिक कर लो फोटो। एक सामने से क्लिक कर लेना है, ठीक है? रजिस्टर पे साइन करो, रजिस्टर पे साइन कर दो, साइन है, जल्दी साइन कर दो। हाँ, बैठो। ये मैंने वहाँ से सुना जत्था का मतलब ग्रुप होता है, समूह होता है, जो मैं ये सिखों में बोला जाता है जत्था। जैसे मैं कहानी बता रहा था कि मैंने कहाँ से ये वर्ड सीखा था सबसे पहले दिहाड़ी करने गया था, मजदूरी करवाने वहाँ सीखा था। कहाँ सीखा? कहाँ गए थे दिहाड़ी करने? चलो ये बात बंद करो, लिखो। हाँ क्या बताया था मैंने? भारत आने वाला पहला डच व्यापारी जत्था कार्नेलियस डी हाउटमैन के नेतृत्व में भारत आया और इन्होंने 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, ये नाम पहले भी लिखा चुका हूं क्यों? इन्होंने 1605 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में ऐसे करके लिखा जाएगा मसूलीपट्टनम, इधर देखो पट्टनम, मसूलीपट्टनम। आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी बोला जाता है क्यों? मसूलीपट्टनम में अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की, अपनी पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की। लिया लिखो नेक्स्ट लाइन से, डचों ने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र, डचों ने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र, डचों ने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र, प्रमुख व्यापारिक केंद्र, डचों ने अपना प्रमुख व्यापारिक केंद्र इंडोनेशिया को बनाया, इंडोनेशिया को बनाया। लिया इंडोनेशिया को बनाया। देखो डच एक ऐसी कंपनी थी, जल्दी लिखो, अरे लिखो बाद में फिर करोगे कहाँ रह गया। हाँ सर जी, हाँ। डच एक ऐसी कंपनी थी, अरे डचों की कंपनी थी, भारत में स्थापित हुई थी। इतनी देर से क्या बता रहे हैं, कहाँ थी तुम अभी तक? अब आप दो संजीव मोबाइल टच वालों समझ रहे हो। देखो डच एक ऐसी कंपनी थी जिसने भारत में मसालों के व्यापार के बजाय, जिसने भारत में मसालों के व्यापार के बजाय, मसालों के व्यापार के बजाय कपड़े का व्यापार किया, कपड़े का व्यापार किया, मसालों के बजाय कपड़े का व्यापार किया और सबसे अधिक लाभ अर्जित किया,
और सबसे अधिक लाभ अर्जित किया, सबसे अधिक लाभ अर्जित किया, ठीक। एक बात और ध्यान से सुनो, एक सिक्का चलता था, तुमने सुना होगा नाम पैगोडा, सुना नहीं सुना? पैगोडा नामक एक सिक्का चलता था भारत में, पैगोडा। पैगोडा जो सिक्का था, इस पे विष्णु का चित्र बना हुआ था। किसका चित्र अंकित था? विष्णु का। तो विष्णु के चित्र के अंकन वाले पैगोडा सिक्के भारत में किसने प्रचलित किए थे? तो डचों ने प्रचलित किए थे। किसने प्रचलित किए थे? डचों ने प्रचलित किए थे। लिख लो, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। पैगोडा का शाब्दिक अर्थ होता है घोड़ा सा, काला घोड़ा, ब्लैक पैगोडा बोलते हैं। सूर्य मंदिर कोणार्क, ठीक है। चलो लिखो, बोले डचों ने विष्णु के चित्र वाले पैगोडा सिक्के भारत में प्रचलित किए। डचों ने विष्णु के चित्र वाले पैगोडा सिक्के भारत में प्रचलित किए। विष्णु के चित्र वाले पैगोडा सिक्के भारत में प्रचलित किए, भारत में प्रचलित किए, भारत में प्रचलित किए, ठीक। लिखो 1739 नहीं 59 था, 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में, 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के मध्य, डचों और अंग्रेजों के मध्य 1759 ईस्वी में डचों और अंग्रेजों के मध्य, डचों और अंग्रेजों के मध्य बेदरा का युद्ध हुआ। बेदरा ऐसे करके लिखो, देखो इधर देखो, बेदरा का युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध हुआ। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने, और इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में डचों को पराजित कर दिया। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने भारत में डचों को पराजित कर दिया, डचों को पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। डचों को पराजित कर दिया और भारतीय व्यापार से अलग कर दिया, और भारतीय व्यापार से अलग कर दिया, अलग कर दिया। 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में, हाँ भाई क्या हुआ? 4 बजे क्या हुआ? कितना बोला था? 14 ईस्वी में क्यों? फलाना भी मन आया तो 18 नहीं 14 ईस्वी में कितने बजे? अरे 4 से पहले। हाँ कहाँ तक ले लिया? किसके सर में दर्द है? क्या हुआ? पढ़ रहे हैं ना, और आज होने दो। अरे बताओ कहाँ तक करा दिया? इससे क्या मतलब? 1814 ईस्वी भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के बीच आंग्ल डच संधि हुई। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य आंग्ल डच संधि हुई। आंग्ल अंग्रेज और डच, डच थे हॉलैंड के। 1814 ईस्वी में अंग्रेजों और डचों के मध्य आंग्ल डच संधि हुई। आंग्ल डच संधि हुई और इसके द्वारा अंग्रेजों व डचों ने व्यापार की, अंग्रेजों व डचों ने व्यापार की, अंग्रेजों व डचों ने व्यापार की, भारत और इंडोनेशिया से अदला बदली कर ली।
भारत और इंडोनेशिया से अदला बदली कर ली। ऐसे लिखाने की जरूरत तो है नहीं, तुम्हें पता है अंग्रेज भारत रहेंगे और डच कहाँ चले जाएंगे, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया से अदला बदली कर ली, अदला बदली कर ली। अब डच कहाँ चले गए, इंडोनेशिया, और अंग्रेज कहाँ रह गए, भारत में तो थे ही, वहां वाले अंग्रेज भी यहाँ आ गए। उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें इंडोनेशिया दे रहे हैं, तुम भारत छोड़ो। समझ गए। तो ऐसे करके अंग्रेजों का भारत में व्यापार पे एकाधिकार रहेगा और उधर डचों का एकाधिकार रहेगा। ठीक है। अब देखो तीसरी जो कंपनी होगी, तीसरी कंपनी भारत आने वाली होगी ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी, BIC जिसे बोलते हैं, डालो हेडिंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी अब भारत। ठीक है, तीसरे नंबर पे। अब हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान दोगे, इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, तुम बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ से आई थी? तुम्हें कुछ नहीं पता है, क्यों? जानने आई हो, तुम बताओ कहाँ से आई थी? कहीं से तो नहीं आई। ब्रिटेन से आई, रानी के घर से ब्रिटेन से आई ना। चलो देखो बात करो, ध्यान दोगे इधर, अब इधर ध्यान दोगे। पहले नंबर पे भारत में पुर्तगाल आया, क्यों? दूसरे नंबर पे नीदरलैंड या हॉलैंड से डच आए। कौन आए? डच। और तीसरे नंबर की कंपनी जो भारत आने वाली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और ये ब्रिटेन से आई थी। कहां से आई थी? ब्रिटेन से आई थी। समझो पहले इसके बारे में, ध्यान दोगे इधर। देखो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन के लंदन में होती है। कहाँ होती है? लंदन में। पूछा जाए इसकी स्थापना हुई कब थी, तो ब्रिटेन के लंदन में 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है ब्रिटेन के लंदन में। अब देखो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पूछा जाएगा इसका संस्थापक कौन था? संस्थापक, तो संस्थापक बताओ कौन होगा? जॉन वॉर्ड होगा। कौन होगा? जॉन वॉर्ड। जॉन वॉर्ड, यानी कि जॉन वॉर्ड ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ब्रिटेन के लंदन में 1600 में की थी। ठीक है। उसके बाद देखो इसकी स्थापना के लिए मंजूरी पूछा जाएगा, किसने दी थी मंजूरी? तो मंजूरी बताओ कौन देगा? तो इस समय ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम ने इसके लिए क्या दी थी? मंजूरी दी थी, स्थापना की मंजूरी। और 15 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए इस कंपनी ने क्या किया था? इस कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से दूसरे देशों में युद्ध लड़ना, दूसरे देशों में व्यापार करना, दूसरे देशों के क्षेत्रों को जीतने का अधिकार प्राप्त कर लिया था। कितने अधिकार प्राप्त किए थे? तो सबसे पहले तो ये ब्रिटेन में व्यापार करेगी। कहाँ व्यापार करेगी? ब्रिटेन में व्यापार, ब्रिटेन में व्यापार करेगी। ठीक है। ब्रिटेन के बाद दूसरे देशों के क्षेत्रों को जीतेगी, दूसरे देशों के क्षेत्रों को जीतेगी, क्षेत्रों को जीतेगी। लास्ट में लिखवा दूंगा, समझ लो पहले। दूसरे देशों के क्षेत्रों को जीतेगी, पहला काम ये। दूसरा काम ये, दूसरे देशों से भी क्या करेगी? दूसरे देशों से व्यापार करेगी। क्या करेगी? व्यापार करेगी। दूसरे देशों से क्या करेगी? युद्ध लड़ेगी। क्या करेगी? युद्ध लड़ेगी। ये सारे इसने अधिकार ले लिए 15 साल के लिए महारानी एलिजाबेथ प्रथम से। ठीक है। 15 साल के लिए रजिस्ट्रेशन होता है, जैसे कंपनियों का अपनी यहाँ भी होता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। क्यों? तो ऐसे ही समझ लीजिए रजिस्ट्रेशन था 15 वर्ष के लिए कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल तक व्यापारिक अधिकार दिए जाते हैं, दूसरे देशों से युद्ध लड़ने के, दूसरे देशों को के क्षेत्रों को जीतने का अधिकार दिया गया। तो आप देखो ये क्या करेगी? ये बड़ी कंपनी थी, ब्रिटेन के साथ साथ भारत में भी व्यापार करेगी। कहाँ आएगी? भारत में। लेकिन भारत आने से पहले क्या होगा? 1600 में स्थापना हो रही है इसकी। उससे पहले ही ये जॉन वॉर्ड था, ये प्रचार के लिए अंग्रेज व्यापारियों को दूसरे देशों में भेजेगा। तो आप देखो भारत आने वाला पहला जो अंग्रेज व्यापारी होगा
वो 1599 में आएगा, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 1599 में आएगा और अकबर के दरबार में आएगा। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। और उसका नाम था जॉन मिल्डेन हॉल। क्यों बताया था, नहीं बताया था मैंने इसके बारे में? जॉन मिल्डेन हॉल आया सबसे पहले। तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ ये अकबर के समय में भारत आएगा। तो अकबर के समय में भारत बहुत ही संपन्न था, भारत की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, समझ गए। अब पहली बार भारत में हर प्रकार की फसल हो रही है, हर संसाधन उपलब्ध है, तो भारत को दूसरे देशों से व्यापार करने की आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए अकबर ने क्या किया, अकबर ने मना कर दिया इससे, जॉन मिल्डेन हॉल से साफ मना कर दिया, बोल दिया हम किसी भी देश से किसी भी प्रकार का कोई व्यापार नहीं करेंगे। तो ये जॉन मिल्डेन हॉल वापस चला गया, समझ गए। अब जब तक अकबर रहेगा, ध्यान दो इधर, जब तक अकबर रहेगा तब तक भारत में कोई भी अंग्रेज व्यापारी नहीं आएगा। जैसे ही अकबर की मृत्यु हुई, अकबर का शासनकाल बताओ जल्दी, कौन बताएगा? अकबर का शासनकाल 50 साल किया था। अरे टाइम पीरियड पूछ रहा हूं मैं। अरे 1556 में हुमायूं की मृत्यु हुई, 1556 में अकबर गद्दी पे बैठा और 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। तो 1605 से फिर 1627 तक जहांगीर गद्दी पे बैठा, नहीं बैठा? तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक का? 1556 से 1605 तक का रहेगा, ये अकबर का शासनकाल था। और ये व्यक्ति आया 1599 में, तो किसके दरबार में आएगा? अकबर के ही तो दरबार में आएगा। फिर 1605 से 1627 तक कौन बैठेगा? जहांगीर गद्दी पर बैठेगा। फिर 1627 से और जहांगीर के बाद अगला शासक कौन बना? शाहजहां बना। 1658 तक, 1658 से 1707 तक औरंगजेब, ठीक है। 1707 के बाद पूर्ववर्ती मुगल काल स्टार्ट हो गया, 1857 तक चला। नहीं सर, 1600 में तो वो कंपनी आई थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा आपने बोला ना अभी। अरे 1600 में ब्रिटेन में स्थापना हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। जहांगीर के शासन काल में भारत आएगी 1613 में, ठीक है। अभी ऐसे बता रहा हूँ। 1600 में बताया था। हाँ, तो 1600 में स्थापना हुई है लंदन में। कहाँ हुई है? देखो, लंदन में स्थापना हुई है। अभी भारत थोड़ी आई है, अभी तो व्यापार की मंजूरी ले रही है, व्यापारिक मंजूरी ले रही है ना। तो ध्यान दो इधर, समझो ये बात बंद करो, ध्यान दो। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो 1600 में। कहाँ हुई थी? ब्रिटेन के लंदन में, ठीक है। संस्थापक कौन था? स्थापना की मंजूरी किसने दी? एलिजाबेथ ने, ठीक है। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए। ये 4 चीजें पाने में सफल रही। ब्रिटेन में व्यापार करेगी कंपनी, दूसरे देशों के क्षेत्रों को जीतेगी, दूसरे देशों से व्यापार करेगी, दूसरे देशों से युद्ध लड़ेगी। लेकिन किसी भी देश में व्यापार करोगे तो पहले उस देश की मंजूरी लोगे, तभी तो जाओगे उसमें। तो इसीलिए इसने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने व्यापारिक राजदूत भेजे भारत। सबसे पहला अंग्रेज व्यापारी भारत आया, जॉन मिल्डेन हॉल। कौन आया? जॉन मिल्डेन हॉल आया 1599 में अकबर के दरबार में। इसे अकबर ने व्यापार की अनुमति नहीं दी है, वापस चला गया, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, अकबर के बाद अगला जो अंग्रेज व्यापारी आएगा, तो आप, क्योंकि जब तक अकबर रहेगा तब तक कोई अंग्रेज व्यापारी भारत नहीं आएगा, क्योंकि पता था कि अकबर व्यापार की अनुमति नहीं देगा। अकबर की जैसे ही मृत्यु हुई और 1605 में जैसे ही जहांगीर गद्दी पर बैठा, कौन गद्दी पर बैठा? जहांगीर। तो आप देखो, जहांगीर के दरबार में पहला अंग्रेज व्यापारी आएगा 1608 में। कब आएगा? 1608 में। और इस व्यक्ति का नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। कैप्टन विलियम हॉकिंस, हॉकिंस ये आएगा भारत, ठीक है। ओके। भारत आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यापारी कैप्टन विलियम हॉकिंस होगा। लेकिन जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन होगा? कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है। ये जहांगीर के दरबार में आएगा और ये 1609 में जहांगीर से 1609 में जहांगीर से आगरा के दरबार में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? आगरा के दरबार में। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है वो भारत आता है हेक्टर जहाज से। किस जहाज से आता है? हेक्टर नामक जहाज से आता है। ये जहाज भी क्वेश्चन पेपर पूछा गया इसका कि कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत आया था। तो हेक्टर नामक जहाज से भारत आया था और इसका जो जहाज था ये सूरत बंदरगाह पर उतरा था। कहाँ उतरा था? सूरत गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है बताओ?
किस लिए फेमस है सूरत? पूरा सभी चूड़ियों के लिए सर। चूड़ियाँ के कपड़े के लिए। हैं? कपड़े के लिए। कपड़े के लिए, कड़े के लिए। सर ये बंदरगाह के लिए। अरे सूरत हीरे की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है। हीरे की कटाई होती है यहाँ पे, हीरे को शेप दी जाती है, आकार दी जाती, आकार डिजाइन दी जाती है, ठीक है, समझ गए? हाँ, गुजरात में सबसे ज्यादा कपड़ा मिले महाराष्ट्र में, ठीक है। गुजरात कपड़े के लिए प्रसिद्ध है। हीरे के लिए, फिर कपड़े के लिए, फिर बंदरगाहों के लिए, फिर भोजन के लिए। तो बंदरगाह तो है, सूरत बंदरगाह ही तो है, इसीलिए तो इसका जहाज यहाँ पे उतरा था। अब हुआ क्या देखो, ध्यान दो इधर। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो था, ये 12 भाषाओं का ज्ञाता था। कितनी भाषाएं जानता था? 12 भाषाएं जानता था, ठीक है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी, कई प्रकार की भाषाएं जानता था। उसके बाद देखो, ध्यान दो इधर। कैप्टन विलियम हॉकिंस को जहांगीर के दरबार में 3 वर्ष तक रुकेगा। कितने वर्ष तक? 3 वर्ष तक रुकेगा, 3 वर्ष तक। और 1618 में वो 1611 में वापस जाएगा। हालांकि जहांगीर इसे व्यापार की अनुमति दे रहा था, लेकिन ये जितनी छूटें चाहता था उतनी छूटें इसे नहीं दे रहा था जहांगीर। इसीलिए ये बिना व्यापार की अनुमति के भारत से वापस चला गया 1611 में। तो ध्यान दो, कैप्टन विलियम हॉकिंस कब आया भारत? 1608 में। किस जहाज से आया? कहाँ पर उतरा था जहाज इसका? सूरत में। कहाँ उतरा था? सूरत। कितने वर्ष भारत में रुका? 3 वर्ष। 3 वर्ष। कब वापस गया? 1611। तो ये भी व्यापार की अनुमति लेने में सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, ठीक है। अब ध्यान दो इधर। एक और अंग्रेज व्यापारी जहांगीर के दरबार में ही भारत आया। एक तीसरा अंग्रेज व्यापारी जहांगीर के ही दरबार में भारत आया और उसका नाम था टॉमस रो स्मिथ। क्या नाम था? या इनके बारे में पढ़ा चुका हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं सर, नहीं पढ़ाया? टॉमस रो स्मिथ, ठीक है। टॉमस रो स्मिथ 1615 में भारत आएगा। कब आएगा? 1615 में। 1615 में भी जहांगीर ही गद्दी पर बैठा हुआ है, ठीक है। टॉमस रो स्मिथ जब 1615 में भारत आएगा तो टॉमस रो स्मिथ उपहार लेकर आएगा जहांगीर के लिए। क्योंकि उपहार जानते हो, उपहार देखो, राजा महाराजाओं के पास सब कुछ है, उन्हें तुम पैसे से खरीद सकते हो क्या? सब कुछ है उनके पास, तो उन्हें भेंट या उपहार अच्छे लगते थे। तो टॉमस रो स्मिथ क्या लाएगा? उपहार लेकर आएगा, और इसके लिए लेकर आएगा शराब। वो भी अंग्रेजी, समझ गए? अंग्रेजी शराब लेकर आएगा टॉमस रो स्मिथ। क्योंकि जहांगीर नशे का आदी था, मैंने बताया जहांगीर अफीम का नशा करता था, शराब का नशा करता था, उसे शराब डेली चाहिए थी, डेली शराब पीता था जहांगीर। तो ये इसे पता था कि भैया जहांगीर शराब पीता है, और ये विदेश से अंग्रेजी शराब लेके आया जहांगीर के लिए। जहांगीर ने शराब को पिया, खुश हो गया, उसने कहा ये तो बहुत अच्छी है, क्यों? और इसी से प्रसन्न होकर जहांगीर ने क्या किया? टॉमस रो स्मिथ को कर के बदले व्यापार की अनुमति दे दी। तो ऐसे करके टॉमस रो स्मिथ व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा। समझ गए? देखो, 3 अंग्रेज व्यापारी भारत आए, जॉन मेंडेन हॉल, कैप्टन विलियम हॉकिंस, टॉमस रो स्मिथ। लेकिन व्यापार की अनुमति लेने में सफल कौन रहा? टॉमस रो स्मिथ। ये भी भारत में कितने वर्ष रुका? 3 वर्ष रुका, और 1618 में भारत से वापस गया। 1618 में भारत से वापस चला गया, ठीक है। अब होगा क्या देखो, 1611 में जब कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत से वापस गया था, तभी से छोटा मोटा व्यापार होने लगा था भारत का अंग्रेजों से, लेकिन वो वैधानिक व्यापार नहीं था। और ईस्ट इंडिया कंपनी भी 1613 में भारत आ गई थी, समझ गए, लेकिन वैधानिक व्यापार नहीं हो रहा था। वैधानिक व्यापार कब से स्टार्ट हो? तो 1616 से, क्योंकि 1616 में ही टॉमस रो स्मिथ अजमेर के दरबार में जहांगीर से मिलेगा, और यहीं पर अजमेर राजस्थान, यहीं पर जहांगीर इसे व्यापार की अनुमति दे देगा, कह देगा कोई दिक्कत नहीं, तुम व्यापार कर सकते हो, लेकिन उसके बदले तुम्हें कर देना पड़ेगा। कर के बदले व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहेगा टॉमस रो स्मिथ। समझ गए? चलो लिखो क्या हुआ। सर ये 1500 से लेकर 1619 तक आया। 1500 से लेकर 1619 तक 4 साल लगा था टॉमस रो स्मिथ। कब आया था? 1615 में। 1615 से 1619 यार, ये भी 3 साल ही डेट रुका क्या था। पूछी आपने एग्जाम में? ये देखो मानो, यहाँ पे डेटों में बहुत कंफ्यूजन होता है, यहाँ डेटें नहीं आती। बहुत ही प्रसिद्ध डेट आई, फिक्स डेट ही आती है पेपर में।
कोई दिक्कत नहीं, तुम ये 4 साल कर लेना, ठीक है, 4 साल। वैसे ये भी 3 साल ही रुका था, मुझे शायद ऐसा ही याद है कुछ, ठीक है, सही है। कितना दिखा रहा है देखना, चेक करो एक बार, क्लियर करो। 1615, 1618 वो तो सही है, 1611 तक ही रुका था वो भारत में, 3 साल ही तक रुका था कैप्टन विलियम हॉकिंस। देखो चलो तुम लिखो, ये डेटों में पता है कई किताबें अलग अलग डेटें दिखाती हैं बहुत। डेट पूछी भी तो नहीं जाती हमारा। चलो लिखो, बोले कोई दिक्कत नहीं, तुम चेक करो, मैं लिखवा रहा हूँ, इतना लिखो तभी अगले बढ़ते हैं। बोले लिखो, भारत आने वाले तीसरे व्यापारी अंग्रेज थे। भारत आने वाले, ये डालो, ये वाला हेडिंग ऊपर जो पड़ी हुई है, ईस्ट इंडिया कंपनी, जल्दी ईस्ट कैप्टन विलियम हॉकिंस वाला सही है। अब तो ये भी चलो हो सकता है यार, बहुत डेटें कहाँ तक याद रखी जाए, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है किसी किसी डेट एग्जैक्ट डेटें, हालांकि फिर भी मैं बहुत एग्जैक्ट डेटें ही बताता हूँ, तो मैं 1 ही 2 गलत होती हैं राइट। वो अब गूगल पे कोई और दिखा रहा है, किताब में कोई और दिखा रहा है, इसलिए अलग अलग किताबों अलग अलग, इसलिए कंफ्यूजन हो जाता है। मैंने जो किताब में पढ़ा था उसमें इसके बारे में भी यही लिखा है, ये भी 3 साल ही भारत में रुका था, 3 साल भारत में रुका था टॉमस रो स्मिथ। चलो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल 4 साल 1619 करा दूंगा, ठीक है। देखो बोले भारत आने वाले भारत आने वाले तीसरे व्यापारी अंग्रेज थे। भारत आने वाले तीसरे व्यापारी अंग्रेज थे, जिनमें सर्वप्रथम जॉन मिल्डेन हॉल नामक जॉन मिल्डेन हॉल नामक व्यक्ति, जॉन मिल्डेन हॉल नामक व्यक्ति, जॉन मिल्डेन हॉल नामक व्यक्ति 1599 ईस्वी में 1599 ईस्वी में जॉन मिल्डेन हॉल नामक व्यक्ति 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से अकबर के दरबार में आया था। 1599 ईस्वी में स्थल मार्ग से अकबर के दरबार में आया था। स्थल मार्ग से अकबर के दरबार में आया था। अकबर के दरबार में आया था। जो व्यापारिक सुविधाएं पाने में असफल रहा, जो व्यापारिक सुविधाएं पाने में असफल रहा, व्यापारिक सुविधाएं पाने में असफल रहा, अब नई लाइन से लिखना। 1600 ईस्वी में व्यापारिक सुविधाएं पाने में असफल रहा। पहला अंग्रेज व्यापारी था जॉन मिल्डेन हॉल, याद रखना, अकबर के दरबार में आया था 1599 में, ठीक है। व्यापारिक सुविधाएं पाने में असफल हो गया। अब लिखो नई लाइन से, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में ब्रिटेन के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ब्रिटेन के लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। गठन के समय इस कंपनी ने, देखो गठन के समय इस कंपनी ने, गठन के समय इस कंपनी ने 15 वर्ष तक के लिए 15 वर्ष के लिए दूसरे देशों से 15 वर्ष के लिए दूसरे देशों से व्यापार, युद्ध लड़ने
और क्षेत्रों को जीतने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। व्यापार, युद्ध लड़ने और दूसरे देशों से व्यापार, युद्ध लड़ने और क्षेत्रों को जीतने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। क्षेत्रों को जीतने की अनुमति प्राप्त कर ली थी। अब देखो, महारानी एलिजाबेथ जब हटी गद्दी से तभी जेम्स प्रथम राजा बने वहां के, ठीक है। जेम्स प्रथम ने इस कंपनी की अवधि को 15 वर्ष से कितना बढ़ा दिया, 5 वर्ष और बढ़ा दिया, 20 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो देखो, जेम्स प्रथम के द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। जेम्स प्रथम के द्वारा इस अवधि को बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया। अच्छा, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोल देते हैं इसे, लेकिन इसका वास्तविक नाम क्या था बताओ? स्थापना जब हुई थी तो इसका पूरा नाम क्या था? बहुत बड़ा नाम है इसका, और पेपर में आया हुआ है, शायद पुलिस के ही पेपर में ये नाम आया हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? चलो मैं बता रहा हूं, देखो, इसका पूरा नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, यहां पे लिख रहा हूं, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। क्यों इनटू द ईस्ट इंडीज? इनटू द ईस्ट इंडीज, ये पूरा नाम था इसका, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम ये था। भारत में हम उसे ईस्ट इंडिया कंपनी कह के बुला देते थे। ब्रिटिश BIC बुलाते थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये सब पश्चिम से आई थी ना, इसलिए पश्चिम की जितनी भी कंपनियां थी उनके साथ ये देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था। पुर्तगालियों की भी जो कंपनी थी उसका नाम भी ईस्ट इंडिया कंपनी करके था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ईस्ट इंडिया कंपनी लगाती थी अपने नाम करके, समझ गए? चलो लिखो, बोले ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम, जल्दी पूरा नाम लिख दो, दोबारा नहीं बोल में ले आए। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट। देखो, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम लिखो जल्दी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का। मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ताकि याद रहे तुम्हें, भविष्य में ये आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट है ना ये, इसलिए बताया मैंने, ठीक है। इतना बड़ा नाम है, याद रहेगा ये, ठीक है। इसे भी एक नाम और ने किया था सर, मुत्तु स्वामी गोपाल गोपाल है। चल निकल गया, चलो डालो अपना हेडिंग, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जल्दी डालो, ये हेडिंग डालो जल्दी, कैप्टन विलियम हॉकिंस, जल्दी, कैप्टन विलियम हॉकिंस, कैप्टन विलियम हॉकिंस, और लिखो डैश करके। देखो, ये भारत आने वाला दूसरा और कैप्टन विलियम हॉकिंस, देखो ये भारत आने वाला दूसरा और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। ये भारत आने वाला दूसरा और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था।
जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में, राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में भारत आया। जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में 1608 ईस्वी में भारत आया और सर्वप्रथम हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह उतरा। सर्वप्रथम पानी वाला था हेलीकॉप्टर? अरे हेलीकॉप्टर नहीं था, पानी वाला जहाज था। बेवकूफ हो बिल्कुल। जहाज है ना, तो जहाज का भी लगा होना चाहिए पानी वाले या हवाई जहाज। बंदरगाह का मतलब पानी वाला। हाँ, बंदरगाह बोल रहे हैं, सूरत बंदरगाह उतरा। हेलीकॉप्टर जो भी बोल रहा है बंदरगाह। चलो, एक उस समय इतनी व्यवस्था नहीं थी, पानी पे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज नहीं उतरते थे, ठीक है, पानी वाले जहाज चलते थे। देख लिया क्या बोला था यार, भूल गया। सर्वप्रथम हेक्टर नामक जहाज सूरत बंदरगाह पर उतरा। सर्वप्रथम हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह उतरा, ये बोला था। हेक्टर नामक जहाज से सूरत बंदरगाह उतरा और 1609 ईस्वी में जहांगीर से आगरा के दरबार में मिला। 1609 ईस्वी में जहांगीर से आगरा के दरबार में मिला। ये भारत में 3 वर्ष तक रुका। ये भारत में 3 वर्ष तक रुका तथा 1611 ईस्वी में ये भारत में 3 वर्ष तक रुका तथा 1611 ईस्वी में बिना व्यापार की अनुमति के वापस चला गया। 1611 ईस्वी में बिना व्यापार की अनुमति के वापस चला गया। बिना व्यापार की अनुमति के वापस चला गया। डालो अगला हेडिंग, टॉमस रो स्मिथ। जल्दी डालो हेडिंग, टॉमस रो स्मिथ। टॉमस रो स्मिथ डालो अगला हेडिंग जल्दी, टॉमस रो स्मिथ। डाल दिया? देखो, ये भारत आने वाला तीसरा और ये भारत आने वाला तीसरा और जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी को, जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यापारी था। देखो हेडिंग डालो, टॉमस रो स्मिथ। ये लिखा इधर मिट गया, अरे ऐसे करके लिखा जाएगा टॉमस रो स्मिथ। देखो टॉमस रो स्मिथ, टॉमस रो स्मिथ, ये डालो और लिखो डैश करके। ये भारत आने वाला तीसरा और जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यापारी था। देखो ये भारत, देखो जल्दी देखो, ये भारत आने वाला तीसरा दूसरा व्यापारी था और जहांगीर के दरबार में आने वाला तीसरा अंग्रेज, जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यापारी था और जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज व्यापारी था। दूसरा अंग्रेज व्यापारी था। ये 1615 ईस्वी में भारत आया। ये 1615 ईस्वी में भारत आया। जल्दी देखो, ये 1615 ईस्वी में भारत आया। 1615 ईस्वी में भारत आया और जहांगीर से 1616 ईस्वी में अजमेर के दरबार में मिला और जहांगीर से 1616 ईस्वी में अजमेर के दरबार में मिला। जहांगीर से 1616 ईस्वी में अजमेर के दरबार में मिला। अजमेर के दरबार में मिला। ये 4 वर्ष तक भारत में रहा और ये 4 वर्ष तक भारत में रहा और
1619 ईस्वी में वापस चला गया। 4 वर्ष तक भारत में रहा और 1619 ईस्वी में वापस चला गया। 1619 ईस्वी में वापस चला गया। ये कर के बदले व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा। ये कर के बदले व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा। कर के बदले व्यापार की अनुमति लेने में सफल रहा। आज मैं कंपनी खत्म करूंगा, ठीक है, इसलिए शांति से पढ़ लो, जल्दी से चैप्टर खत्म हो गया। कल मैं 1857 का जो रेवोल्यूशन है वो स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। 1857 की क्रांति अगला चैप्टर ही है, ठीक है। हाँ, तो बस मैं, क्योंकि भाई 5-6 क्लास ही बची हैं, तो उसमें मुझे आधुनिक भारत हर हाल में खत्म करना है। जितना सिलेबस उसमें दिया हुआ है पेज में, देख लेना तुम, ठीक है। इसके बाद क्या चलेगा सर? उसके बाद मुझे नहीं पता क्या चलेगा, जो भी चलेगा पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। क्लासेस सर जी बढ़वा दीजिए। क्लासेस पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, नहीं सीमित रहती है। चलो देखो, हिंदी लगवाइए। चौथे नंबर पे आने वाली कंपनी थी फ्रांसीसी कंपनी। कौन सी कंपनी थी? नहीं, डेन कंपनी थी। कौन थी? डेन कंपनी। डेनमार्क से आई, उसे डेन बोला जाएगा। डेन कंपनी होगी, डेनमार्क से आई। कहां से आई? डेनमार्क की राजधानी कौन बताएगा? बताओ जल्दी। डेनमार्क की राजधानी कौन बताएगा? तुम्हें राजधानी और मुद्रा याद नहीं की है? इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में, और बताओ तुमने याद नहीं की। कोपेनहेगन है, बिल्कुल सही। सर्च करके बता रहे हो, ठीक है, ऐसा है ही नहीं, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, राजधानी, मुद्रा, देशों की राजधानी और मुद्रा याद कर लो। वहां से एसएससी एक क्वेश्चन जरूर पूछता है हर पेपर में, ठीक है। और अब तो यूपी के एग्जाम भी हो रहा है, उनमें भी आने लगे नहीं आने। मुझे लगभग 240 देशों की राजधानी आती है। अब हो सकता है भूल गया हूँ थोड़ी बहुत। 240 देशों की राजधानियां आती हैं मुझे। 240 से ज्यादा देश हैं। वैसे तो मान्यता प्राप्त 240 नहीं, लेकिन 240 से ज्यादा देश है, ठीक है। 195 मान्यता प्राप्त होंगे, ठीक है। अरे लूसेंट में जितने भी देश दिए हुए उन सबकी याद थी मुझे राजधानी। अब एक आध हो सकता भूल गया हूँ, क्यों? चिली की सेंटियागो है याद है जी। नहीं, मुझे बता रहा हूँ, बहुत ये राजधानियाँ, मुद्रा सब याद थी, लेकिन अब बहुत समय से देखा नहीं है ना, तो हो सकता है एक आध भूल गया हूँ। चलो बात बंद करो, ध्यान दोगे इधर। डेन कंपनी हेडिंग डाल दो। डेन कंपनी, देखो जो डेन कंपनी थी वो कहां से आएगी? डेनमार्क से आएगी। कहां से आएगी? डेनमार्क से आएगी, ठीक है। भारत आने वाली चौथी विदेशी कंपनी अगर पूछे कौन थी, तो वो डेन कंपनी थी। और कहां से आई थी? डेनमार्क से। पहली कौन थी? पहली पुर्तगाल से आई, दूसरे डच, तीसरे अंग्रेज, चौथे डेन। चौथे कौन थे? डेन। पांचवे फ्रांसीसी, और छठे स्पेन से आए थे, स्पेनिश थे, ठीक है। सब बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तुम लिखना लिखो। ये भारत आने वाली चौथी विदेशी कंपनी थी जो डेनमार्क से आई थी। ये भारत आने वाली चौथी विदेशी कंपनी थी जो डेनमार्क से आई थी। चौथी कंपनी थी जो डेनमार्क से आई थी। डेनमार्क से आई थी, ठीक, डेनमार्क से आई थी। डेनमार्क में इस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। देखो, इस कंपनी की स्थापना डेनमार्क में 1616 ईस्वी में हुई थी। डेनमार्क में इस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। डेनमार्क में इस कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी। 1616 में हुई थी।
अब देखो ये भारत आएगी 1620 में, तंजौर में अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाएगी। कहाँ बनाएगी? तंजौर में बनाएगी। देख लो, इसने 1620 ईस्वी में, इसके बारे में ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी, ठीक है, 4-5 लाइनें लिखनी है, खत्म हो जाएगी। इसने 1620 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी, इसने 1620 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी, तंजौर जानते हो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तंजौर। इसने 1620 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी तंजौर, ब्रैकेट में कर देना, तमिलनाडु में स्थापित की थी। व्यापारिक कोठी, हाँ, 1620 में। इसने 1620 में अपनी पहली व्यापारिक कोठी तंजौर, ब्रैकेट में कर दो, तमिलनाडु में स्थापित की थी। तमिलनाडु में स्थापित की थी। अब देखो यहाँ 3 कंपनियां, बात बंद करो, देखो यहाँ 3 कंपनियां पहले से ही व्यापार कर रही थी। अब ये आई और जैसे ही आई तो यहाँ व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी तो इसने क्या किया, ये सब कुछ अपना 1745 में अंग्रेजों को बेच के वापस चली गई। व्यापार में प्रतिस्पर्धा का मतलब जानते हो? हर कंपनी दाम महंगे लगा के माल खरीद रही है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वो ज्यादा कामयाब होगा, होगा नहीं होगा? तो अब इसके पास इतना पैसा नहीं था, इतनी अमीर कंपनी थी नहीं जो महंगे दामों में वस्तुएं खरीदे, तो खुद ही 1745 में ये अपना सब कुछ अंग्रेजों को बेच के वापस चली गई। चलो लिखो, व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण, व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण, व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण 1745 ईस्वी में, 1745 ईस्वी में ये अपना सब कुछ, ये अपना सब कुछ 1745 ईस्वी में ये अपना सब कुछ अंग्रेजों के हाथ बेचकर वापस चली गई। अंग्रेजों के हाथ बेचकर वापस चली गई। वापस चली गई, हाथ रेली से सब कुछ बेच क्या होगा? डालो हेडिंग 5 नंबर फ्रांसीसी कंपनी, जल्दी, अरे डालो फ्रांसीसी कंपनी जल्दी। फ्रांसीसी कंपनी तो कौन से नंबर की होगी? ये 5वें नंबर की भारत आने वाली कंपनी थी फ्रांसीसी। 1664 में देखो क्या हुआ था, एक राजा था वहां का, लुई 14वां। क्या था? लुई 14वें के शासनकाल में कोलवर्ट नामक व्यक्ति ने इस कंपनी की स्थापना की थी फ्रांस में, ठीक है। लुई 14वां कौन था? लुई 14वां। बताते हैं ये कभी नहाया नहीं था अपने जीवन काल में, तो वही व्यक्ति था, इसके बारे में बताया गया, कभी अपने जीवन काल में नहाया नहीं था। ये तो ताले की ताले के लिए कहते हैं सालों सालों में नहावे, इस सच्ची परफ्यूम लगा लगा काम चला। जल्दी अभी ना किया। चलो देखो, ये भारत आने वाली 5वीं विदेशी कंपनी थी। लिख ले यार, मजाक जल्दी लिखो, ये भारत आने वाली मेरा भाई 5वीं विदेशी कंपनी थी। वो अलग बात है, नहीं डाल गया 5वीं विदेशी कंपनी थी। 5वीं विदेशी कंपनी थी। इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में, 1664 रुक जाओ, आज बिजली है यार, और मेरा पेन पूरा
क्या हुआ? क्या काम बताओ? क्या बताओ? अभी तो है कि नहीं है? चलो ठीक है। हाँ बोल तो रहे, देखो 16 से 64। क्या बोला था? इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में। देखो इसकी स्थापना 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में 1664 ईस्वी में लुई 14वें के शासनकाल में कोलबर्ट नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। लुई 14वें के शासनकाल में कोलबर्ट नामक, कोलगेट मत लिखिएगा, कोलबर्ट बोला है, कोलबर्ट नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। कोलबर्ट नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी। अब ध्यान दो इधर, देखो ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो सरकारी खर्च पर आएगी पूरे, अभी नहीं फ्रांस के सरकारी खर्च पर आएगी। क्षेत्रों को जीतना, युद्ध लड़ना, ये सब फ्रांसीसी सेना भेजेगी अपने साथ। यानी कि अब तक जितनी भी कंपनियां आई भारत में वो सभी अपने खर्च पे आई थी, सारा पैसा उन्होंने अपना लगाया। लेकिन ये एकमात्र ऐसी कंपनी थी जो पूर्णतया सरकारी खर्च पर भारत आएगी, यानी कि फ्रांस सरकार के खर्च पर भारत आएगी। समझ गए? तो देखो ये अब तक की एकमात्र कंपनी थी जो, देखो ये अब तक की एकमात्र कंपनी थी जो, ये अब तक की एकमात्र कंपनी थी जो पूर्णतया सरकार के खर्च पर भारत आई थी। पूर्णतया सरकार के खर्च पर भारत आई थी। सरकार के खर्च पर भारत आई थी। ठीक है सर जी, ये जो लुई 16वां था, इसके बाद जो लुई 14वां था, उसके बाद लुई 16वां आया ना, उसमें जो फ्रांसीसी क्रांति का जन्म माना जाता है। हाँ लुई 16वें। अब देखो ध्यान दो, जो फ्रांसीसी कंपनी थी, एक बात बंद करो, फ्रांसीसी कंपनी का भारत में सबसे शक्तिशाली गवर्नर था डुप्ले। कौन था? डुप्ले। इधर देखो, ये जो डुप्ले था, इस डुप्ले ने ही भारत, इस डुप्ले को ही क्या कहा जाता है? सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। किसका जन्मदाता? सहायक संधि का जन्मदाता। सहायक संधि का जन्मदाता। और वैसे भारत में सहायक संधि का जनक कहा जाता है लॉर्ड वेलेस्ली को। किसे कहा जाता है? क्या थी सहायक संधि? कौन बताएगा? बताओ, सहायक संधि क्या थी? मतलब सभी के संयुक्त अंग्रेजों और भारत के बीच एक संधि थी। अंग्रेजों और भारत के बीच एक संधि थी। भारत के राजाओं क्या थी बताओ? थी क्या? व्यापार से संबंधित थी। चलो मैं बताता हूँ, देखो सहायक संधि क्या थी। एक बात बंद कर दो, इधर ध्यान दे दो। देखो सहायक संधि के तहत अंग्रेज क्या करते थे? जो यहाँ के राजा थे, नवाब थे, उन्हें अपनी मतलब सेना देते थे ताकि उनकी सीमाओं की रक्षा हो सके। और उनका कहना था कि हम तुम्हें तुम्हारी सीमाओं की रक्षा के लिए तुम्हें अपनी सेना दे रहे हैं, इसके बदले तुम्हें इनकी सैलरी देनी पड़ेगी। ठीक है, क्या देनी पड़ेगी? सैलरी। तो अब हुआ क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सेना लगाती थी। क्या लगाती थी? सेना, राज्य की रक्षा के लिए, और उसी से वेतन लेती थी। अगर वो वेतन देने में असफल होते थे तो क्या करती थी? भूमि का कुछ टुकड़ा ले लेती थी उस राज्य का। ऐसे करके धीरे धीरे क्या हुआ? राजाओं को पैसा दे नहीं मिला, कर्ज हो गया। तो ऐसे करके सहायक संधि के तहत क्या किया गया? पूरा राज्य हड़प लिया गया। बोल दिया गया तुम हमारी सेना का वेतन ही नहीं दे पा रहे, तुम पे इतना कर्ज हो गया है, इतनी जमीन और दे दो। ऐसे करके थोड़ी थोड़ी जमीन लेके पूरा राज्य को ही हड़प लेते थे सहायक संधि के तहत। ठीक है, और यहाँ के राजा जो थे वो बहुत ही आलसी थे। समझ गए? उन्हें नवाबी दिखानी थी और आराम से उन्हें सहायता चाहिए थी, पैसा दे नहीं पाते थे, बाद में राज्य को गंवाना पड़ता था। ठीक है, तो ये सहायक संधि थी। चलो देखो, टाइम हो गया। भारत में
भारत में फ्रांसीसी कंपनी का सबसे शक्तिशाली गवर्नर। ऐसे लिखे हैं ऐसे ही लिखो, ऐसे ही जल्दी। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का सबसे शक्तिशाली गवर्नर डुप्ले था। डुप्ले था। इसे विश्व में शक्तिशाली गवर्नर डुप्ले था, ये लिखा नाम लिखो, डुप्ले था। इसे विश्व में सहायक संधि का जन्मदाता कहा जाता है। सहायक संधि अगले पढ़ाएंगे अभी, क्योंकि 1857 की क्रांति पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये बोला था, विश्व में सहायक संधि का जन्मदाता डुप्ले को माना जाता है। डुप्ले को माना जाता है। सहायक संधि अगले पढ़ाएंगे। देखो लास्ट वाली लाइन है, लास्ट वाली लाइन है। रोक दो ऐसे, अगर हो गया हो टाइम।